हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट क्लासेस। तो देखो, हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हमने काफ़ी बेसिक टर्म्स पढ़ ली थी, जैसे रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, ये सब पढ़ लिया था। और हमने कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए थे, है ना। मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ये सब हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ी थी और इन पे कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए थे। और हमने ये भी समझा था कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या होते हैं या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस क्या होते हैं। और इस चैप्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ अगर हमें किसी भी कंडक्टर के बारे में बात करनी है तो वो होगा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, करेक्ट। अब आज की क्लास में हम पढ़ने वाले फैक्टर्स इफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रोलाइटिक जो कंडक्टेंस है उसको कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट कर सकते हैं। मतलब अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस है या कंडक्टर है तो उसको कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो इफेक्ट करेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है हमारे पास, करेक्ट। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर को जो मेन फैक्टर है ना, सबसे प्राइम फैक्टर इलेक्ट्रोलाइटिस के अंदर। देखो, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन बनता कैसे, कोई इलेक्ट्रोलाइट उठाया और उसको सॉल्वेंट में घोल दिया। तो जैसे ही सॉल्वेंट में हम घोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट को तो वहां पे हमें मिलेंगे नंबर ऑफ आयंस। क्या मिलेंगे हमें? नंबर ऑफ आयंस। और नंबर ऑफ आयंस ये है जो सबसे प्राइम फैक्टर है। सबसे प्राइम फैक्टर जो है वो है नंबर ऑफ आयंस। ये सबसे प्राइम फैक्टर है, ठीक है। बाकी सारे फैक्टर इसके बाद, सबसे मेन फैक्टर नंबर ऑफ आयंस है। तो नंबर ऑफ आयंस क्या होगा? अगर नंबर ऑफ आयंस मिलेंगे ज्यादा तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आयंस ज्यादा होंगे तो उससे होगा क्या? अगर आयंस होंगे ज्यादा तो क्या होगा? फ्लो भी होगा ज्यादा। अगर फ्लो होगा ज्यादा, मोबिलिटी होगी ज्यादा, और मोबिलिटी होगी ज्यादा तो कंडक्टेंस भी होगी, बिल्कुल कंडक्टेंस भी होगी ज्यादा, ठीक है। तो अगर आयंस होंगे ज्यादा तो जिसके कारण क्या होगा? फ्लो भी होगा ज्यादा, मोबिलिटी भी होगी ज्यादा, और अगर मोबिलिटी होगी ज्यादा तो हम कह सकते हैं कि कंडक्टेंस भी होगी ज्यादा। इस बात में कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि नंबर ऑफ आयंस पे ही सारा खेल। अगर आयंस ही नहीं होंगे तो कंडक्टेंस कहां से होंगे? तो कंडक्टेंस का मेन और सबसे प्राइम फैक्टर जो है नंबर ऑफ आयंस है। अगर आयंस ज्यादा तो कंडक्टेंस ज्यादा, आयंस कम तो कंडक्टेंस कम। अगर मैं सिंपली एक एग्जांपल से पूछ लूं कि मैं तुमसे बोलूं कि यहां बताओ, यहां पे HCl, ठीक है, यहां पे HCl है और यहां पे H2SO4 है, तो मुझे बताओ आयंस ज्यादा कहां मिलेंगे? तो देखो, अगर ये ब्रेक डाउन होगा ये जाएगा H प्लस में और Cl माइनस में, और ये ब्रेक होगा तो ये जाएगा 2H प्लस में और SO4 2 माइनस में। सही है। तो देखो यहां पे कितने आयंस आए? यहां पे आयंस आए 3 और यहां पे आयंस आए 2। तो जिसके आयंस ज्यादा उसकी कंडक्टेंस ज्यादा। जहां पे आयंस होंगे ज्यादा वहां पे कंडक्टेंस होगी ज्यादा, करेक्ट। और अगर मैं तुमसे एक और एग्जांपल पूछ लूं, देखो यहां पे एक डाउट भी क्रिएट कर सकते हो तुम लोग। एक डाउट क्रिएट हो जाएगा अगर अच्छे से पता नहीं होगी चीजें। सपोज करो तुम्हें दिया है HCl और दूसरा दिया है CH3COOH, और अगर मैं तुमसे पूछ लूं कि मुझे बताओ कंडक्टेंस ज्यादा कहां? दोनों इलेक्ट्रोलाइट है तो दोनों में पूछ लूं तो कंडक्टेंस ज्यादा कहां? तो देखो, तुम कहोगे HCl को अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बनाएंगे HCl का तो ये जाएगा H प्लस में और Cl माइनस में, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही बात है। तो नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे? नंबर ऑफ आयंस होंगे 2। और CH3COOH जब ये टूटेगा तो ये जाएगा CH3COO माइनस और H प्लस, और यहां पे भी नंबर ऑफ आयंस कितने हैं? 2 हैं। तो दोनों जगह नंबर ऑफ आयंस है 2। तो नंबर ऑफ आयंस अगर प्राइम फैक्टर है तो उसके कारण कंडक्टेंस क्या होगी? दोनों जगह सेम होगी। ये तुम्हारा गलत आंसर हो जाएगा। क्यों होगा गलत? देखो, गलत होने के पीछे कारण क्या है? कारण यह है कि तुम्हें थोड़ी सी नॉलेज की जो है यहां पे थोड़ा सा तुमने नॉलेज कम इस्तेमाल किया है। रीजन क्या है? रीजन ये है, देखो HCl जो है ना ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और CH3COOH तुम पूरा इक्विलिब्रियम, पूरा 11th क्लास पढ़ के आते हो, वहां पे तुम बहुत अच्छे से इस बात को जानते हो कि जो CH3COOH है ये कैसा इलेक्ट्रोलाइट होता है? ये होता है एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। और वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होता है ना, ये पूरी तरह से अपने आयंस के अंदर डिसोसिएट नहीं होता, इसीलिए इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करनी पड़ती है, जिसको हम प्यार से बोलते हैं अल्फा। अल्फा क्या होता है कि कितना परसेंटेज टूटा, 10% टूटा, 20% टूटा, मतलब ये आसानी से नहीं टूटता, और ये बिल्कुल आसानी से टूटेगा। ये आसानी से टूटेगा तो कंप्लीट आयंस में जाएगा, ये आसानी से नहीं टूटेगा। तुम्हें भले ही दिख रहे 2 आयंस, लेकिन ये 2 आयंस बहुत कम, ना के बराबर आयंस देगा।
अगर आयंस देगा ना के बराबर तो इसकी कंडक्टेंस भी होगी कम और इसकी कंडक्टेंस होगी ज्यादा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। स्ट्रांग है कि वीक है? वीक है तो नंबर ऑफ आयंस कम आएंगे, और स्ट्रांग है तो नंबर ऑफ आयंस भर भर के आएंगे, और जहां आयंस आएंगे ज्यादा वहां कंडक्टेंस भी होगी ज्यादा। क्यों? क्योंकि फ्लो होगा ज्यादा और उसके साथ साथ मोबिलिटी भी होगी ज्यादा। ये बात समझ आ गई? ये सबसे प्राइम फैक्टर था। इसको अपन नंबरिंग नहीं करेंगे। क्यों नहीं नंबरिंग करेंगे? क्योंकि ये प्राइम फैक्टर है, नंबर इसके बाद स्टार्ट करते हैं अपन, इसके बाद अपन नंबर स्टार्ट करते हैं। ये हमें पता होना चाहिए, बाय डिफॉल्ट पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ आयंस पे कंडक्टेंस डिपेंड करती है। अगर आयंस ज्यादा तो कंडक्टेंस ज्यादा। अब हम स्टार्ट करते हैं केसेस, करेक्ट? अब सबसे पहला केस अब हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो फैक्टर्स इफेक्ट करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को, तो सबसे पहला फैक्टर जो है वो है इंटर आयनिक इंटरएक्शन। इंटर आयनिक इंटरएक्शन, जिसको प्यार से क्या बोलेंगे? जिसको प्यार से क्या बोलेंगे? प्यार से बोलेंगे आई आई आई, बोले तो इंटर आयनिक इंटरएक्शन। क्या होता है इंटर आयनिक इंटरएक्शन? क्या होता है इंटर आयनिक इंटरएक्शन? देखो हम बात किसकी कर रहे हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस है मतलब एक सॉल्यूशन है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस बोले तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। मतलब यहां पे सॉल्वेंट लिया, और इस सॉल्वेंट के अंदर कोई इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, सपोज करो NaCl। अब जैसे ही इलेक्ट्रोलाइट डालोगे तो इलेक्ट्रोलाइट यहां पे जाके किस में ब्रेक हो जाएगा? आयंस में ब्रेक होगा। और आयंस हमेशा कौन से जनरेट होंगे? एक तो कैटाइन जनरेट होगा और दूसरा एनाइन जनरेट होगा। बिल्कुल सही, एक जनरेट होगा कैटाइन मतलब पॉजिटिव चार्ज वाला जैसे Na+, और एक नेगेटिव चार्ज वाला जो कि होता है Cl-। एक होता है कैटाइन, पॉजिटिव चार्ज वाले को बोलते हैं कैटाइन, और नेगेटिव चार्ज वाले को बोलेंगे एनाइन। तो कैटाइन और एनाइन यहां पे जनरेट हो चुके हैं। अब कैटाइन पे चार्ज है पॉजिटिव और एनाइन पे चार्ज है नेगेटिव, सही है? अब तुम्हें पता है अगर इंटर आयनिक इंटरेक्शन हो गई ज्यादा, इंटर आयनिक इंटरेक्शन क्या हो गया? मतलब अगर इन आयंस के बीच इंटरेक्शन बढ़ गई, ऑब्वियस सी बात है इंटरेक्शन बढ़ सकती है क्योंकि एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, और हम जानते हैं कि पॉजिटिव जो होता है वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। अगर इनके बीच ही अट्रैक्शन बढ़ गई ज्यादा, इन आयंस के बीच ये पास आने लगे, Na+ और Cl- बिल्कुल पास हैं, जहां जा रहे हैं साथ, तो क्या इनके कारण कंडक्टेंस आ पाएगी? कंडक्टेंस के लिए क्या चाहिए? हमने पढ़ा था पहले ही, जब हमने इलेक्ट्रोलाइटिक और मेटालिक कंडक्टर पढ़ा था, तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में जो भी मोबिलिटी होगी वो बिकॉज ऑफ फ्री आयंस होगी, सही है? बिकॉज ऑफ फ्री आयंस होगी। तो देखो ये आयंस तो फ्री होने चाहिए थे, लेकिन अब इनके बीच इंटर आयनिक इंटरेक्शन बढ़ गई तो ये पास आ गए। क्या ये फ्री होंगे? अब अगर ये फ्री नहीं होंगे तो क्या इनके कारण कंडक्टेंस आएगी? आंसर है कंडक्टेंस भी नहीं आएगी, कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाएगी। तो मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जैसे जैसे इंटर आयनिक इंटरेक्शन बढ़ेगी, मतलब इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, वैसे वैसे क्या होगा? इसका फ्लो होता जाएगा कम, और फ्लो होता जाएगा कम तो उसके कारण मोबिलिटी भी होती जाएगी कम, और अगर मोबिलिटी होगी कम तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कंडक्टेंस भी हो जाएगी कम। बात समझ आ रही है? जी बोले तो कंडक्टेंस, ये बात समझ आ रही है? अगर इंटर आयनिक इंटरेक्शन बढ़ेगा तो कैटायन और एनायन के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और वो पास आएंगे तो आयंस फ्री नहीं है तो फ्लो नहीं है तो मोबिलिटी नहीं है तो कंडक्टेंस नहीं है। तो ये था इंटर आयनिक इंटरेक्शन। अगर इंटर आयनिक इंटरेक्शन बढ़ेगा तो कंडक्टेंस घटेगी। क्लियर है? ओके। तो ये था पहला फैक्टर, इंटर आयनिक इंटरेक्शन। और दूसरा फैक्टर क्या होगा? यहां पे दूसरा फैक्टर होगा सॉल्वेशन, या हम बोलते हैं हाइड्रेशन। सॉल्वेशन और हाइड्रेशन। क्या होता है सॉल्वेशन या फिर क्या होता है हाइड्रेशन? अगर मैं तुमसे पूछूं, जनरली मैं पूछूं, जरा बताओ सॉल्वेशन क्या होता है या हाइड्रेशन क्या होता है, तो क्या होगा तुम्हारा आंसर? तो देखो मैं बताऊं, सुनो ध्यान से, सॉल्वेशन क्या होगा या हाइड्रेशन क्या होगा? देखो हम बात किसकी कर रहे हैं? सिंपल, अगर मैं तुमसे पूछूं तो बात कौन से कंडक्टर की कर रहे हैं हम? तो बात कर रहे हैं हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की। किसकी बात कर रहे हैं हम? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की। तो जो भी मैं बता रहा हूं यहां पे वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के रेफरेंस में बता रहा हूं। देखो सॉल्वेशन की अगर मैं डेफिनेशन बताऊं, या मैं तुम्हें अगर इसकी डेफिनेशन बताऊं तो क्या हो जाएगा? ये एसोसिएशन ऑफ
एसोसिएशन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स विद वाटर, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स विद आयंस, सॉरी, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स विद आयंस, विद आयंस, एसोसिएशन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स विद आयंस, मतलब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का एसोसिएशन किसके साथ? आयंस के साथ। क्या मतलब है इसका? देखो समझो इसका मतलब क्या है। देखो अगर मैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की बात करूं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर बोले तो इलेक्ट्रोलाइट्स जो प्रेजेंट होंगे सॉल्यूशन के अंदर। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? मतलब कैटायंस या एनाइन, आयंस, करेक्ट। इलेक्ट्रोलाइट बोले तो आयंस, आयंस कहां पे प्रेजेंट है? सॉल्यूशन के अंदर, बिल्कुल सही, एकदम करेक्ट। अब सॉल्यूशन है, मतलब सॉल्यूशन में सॉल्वेंट भी होगा, और सॉल्वेंट हम जनरली वाटर मान के चलते हैं, करेक्ट। सॉल्वेंट सिर्फ वाटर ही नहीं है, लेकिन जनरली हम वाटर मान के चलते हैं। क्यों? क्योंकि वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। और क्यों है वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ये एक अलग डिफरेंट टॉपिक है, बट अभी फिलहाल के लिए हम सॉल्वेंट वाटर मान के चलते हैं। और अगर सॉल्वेंट वाटर है तो वहां पे सॉल्यूशन के अंदर आयंस भी हैं और सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट भी है। अब सपोज करो एक बेचारी सॉल्वेंट, एक बेचारी सॉल्वेंट कहां पे है? सॉल्यूशन में फंस गई, और वहां पे और क्या है? सॉल्वेंट भी है, और सॉल्वेंट क्या है? वाटर है। तो वाटर क्या करेगा? इस बेचारी आयन को घेर लेगा, और वाटर ने जैसे इस आयन को घेरा, तो मुझे बताओ ये आयन क्या हो चुकी है अब? हल्की या बल्की? पहले थी हल्की, जैसे इसको वाटर ने घेरा तो ये हो चुकी है बल्की। अगर ये हो चुकी है बल्की, तो मुझे बताओ मूवमेंट किसका होता है तेज, हल्की का या बल्की का? बिल्कुल सही, हल्की का मूवमेंट तेज, ये हो चुकी है बल्की, मतलब इसका मूवमेंट या इसका फ्लो, इसका फ्लो क्या हो जाएगा? इसका फ्लो हो जाएगा कम। अगर फ्लो होगा कम तो उसके कारण इसकी मोबिलिटी भी हो जाएगी, इसकी मोबिलिटी भी हो जाएगी कम। अगर फ्लो कम है, मोबिलिटी कम है, मतलब मैं कह सकता हूं कि कंडक्टेंस भी क्या है? कम है। बात समझ आई? देखो एसोसिएशन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स विद वाटर, अगर यहां पे एसोसिएशन ऑफ आयंस, देखो यहां पे क्या था? एक आयन था, और आयन को किसने घेरा? वाटर ने। अगर आयन को वाटर ने घेरा, इस प्रोसेस को बोलूंगा हाइड्रेशन। अगर वाटर को छोड़ के कोई और सॉल्वेंट होगा तो फिर इसको बोला जाएगा सॉल्वेशन। समझे कि नहीं समझे? एसोसिएशन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स विद आयंस, अगर सॉल्वेंट वाटर है, अगर सॉल्वेंट क्या है? वाटर है, तो इसको बोला जाएगा हाइड्रेशन। अगर वाटर को छोड़ के कोई और सॉल्वेंट है, इसको बोला जाएगा सॉल्वेशन। क्लियर है बात? आई होप ये बात क्लियर है। तो क्या होगा? जैसे जैसे सॉल्वेशन बढ़ेगी, तो मैं क्या कह सकता हूं? जैसे जैसे सॉल्वेशन बढ़ेगी, सॉल्वेशन बोलूं या हाइड्रेशन बोलूं? अगर वाटर यूज किया है तो हाइड्रेशन बोलूंगा, वाटर यूज नहीं किया, कोई और सॉल्वेंट है, तो क्या बोला जाएगा? सॉल्वेशन बोला जाएगा। सॉल्वेशन या हाइड्रेशन अगर बढ़ रही है, अगर बढ़ रही है मतलब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को बहुत अच्छे से वाटर ने घेर दिया है या सॉल्वेंट ने घेर दिया है, तो जिसके कारण उसकी कंडक्टेंस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और ये कम हुई क्यों? क्योंकि फ्लो हो गया है कम, और उसके कारण मोबिलिटी भी हो चुकी है कम। आई होप कि ये बात समझ आ चुकी होगी। ये दो फैक्टर्स बहुत अच्छे से समझ आ चुके होंगे, ये दो फैक्टर्स बहुत अच्छे से समझ आ चुके होंगे। अगर ये दो फैक्टर समझ आ चुके हैं तो हम आगे बढ़ते हैं फैक्टर नंबर 3। फैक्टर नंबर 3 जिसको बोलेंगे हम, जिसको क्या बोलेंगे हम? फैक्टर नंबर 3। फैक्टर नंबर 3 जो है, ये है हमारे पास विस्कोसिटी। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी क्या होती है? विस्कोसिटी, विस्कोसिटी अगर मैं पूछूं तुमसे जनरली क्या होती है विस्कोसिटी? गाढ़ापन, चिपचिपाहट, है ना? गाढ़ापन या चिपचिपाहट। अगर किसी सॉल्वेंट के अंदर, देखो हम बात करें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की, है ना? अगर सॉल्यूशन जो है ना वो गाढ़ापन है, ज्यादा गाढ़ा है, ज्यादा गाढ़ा बोले तो उसका फ्लो जो है ना, फ्लो बहुत कम होगा, करेक्ट? जैसे हनी है, हनी की विस्कोसिटी ज्यादा होती है, तो उसका फ्लो क्या है? बहुत स्लोली फ्लो होगा। अगर फ्लो ही स्लो है तो आयंस भी बहुत स्लोली मूव करेंगे। अगर आयंस भी स्लोली मूव कर रहे हैं तो मुझे बता फ्लो भी कम, तो मोबिलिटी भी ऑब्वियसली बात है कम, और अगर मोबिलिटी भी कम है तो कंडक्टेंस भी क्या होगी? बिल्कुल सही, कंडक्टेंस भी कम होगी। तो मैं ये कह सकता हूं अगर विस्कोसिटी है ज्यादा, अगर विस्कोसिटी है ज्यादा, तो विस्कोसिटी ज्यादा होने के कारण क्या होगा? विस्कोसिटी ज्यादा होने के कारण क्या होगा? कंडक्टेंस कम होगी। और ये कम होगी क्यों? क्योंकि फ्लो भी क्या हो जाएगा? फ्लो होगा कम, और मोबिलिटी भी क्या हो जाएगी? और मोबिलिटी भी क्या हो जाएगी?
कम हो जाएगी। आई होप ये बात समझ आ रही होगी, आई होप ये बात समझ आ रही होगी। इतनी भी टफ बात नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। क्या कहा मैंने? विस्कोसिटी बोले तो चिपचिपाहट, गाढ़ापन ज्यादा होगा तो आयंस को फ्लो करने के लिए ज्यादा मूवमेंट नहीं मिलेगी। अगर उनका फ्लो ही होगा कम, जिसके कारण क्या होगा, जिसके कारण क्या होगा, मोबिलिटी भी कम होगी। तो देयरफॉर वी कैन से कि कंडक्टेंस भी क्या होगी, कम होगी। क्लियर है बात? क्लियर है बात? अब एक और फैक्टर पढ़ते हैं, फैक्टर नंबर 4 जो क्या है, टेम्परेचर। फैक्टर नंबर 4 जो क्या है, टेम्परेचर। फैक्टर नंबर 4 टेम्परेचर, जिसको हम बोलेंगे तापमान, टेम्परेचर, टेम्परेचर। ओके, अगर मैं तुमसे जनरली पूछूं टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, कंडक्टेंस बढ़ेगी कि कम होगी? तो देखो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले भी वीडियोस में बता दिया मैंने, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर और मेटालिक कंडक्टर के बीच। वहां पे मैंने तुमसे एक बात बोली थी, क्या बोला था मैंने कहा था जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाने के कारण मेटालिक कंडक्टर में रेजिस्टेंस बढ़ रही थी और वहां पे कंडक्टेंस कम हो रही थी। और मैंने तुमसे कहा था इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जस्ट इसका अपोजिट होगा, रीजन नहीं दिया था। आज मैं इसके रीजन की भी बात करूंगा, ठीक है? मैंने क्या बोला, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाने के कारण, अगर मैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की बात करूं, मेटालिक कंडक्टर में क्या हो रहा था, टेम्परेचर बढ़ाने के कारण रेजिस्टेंस बढ़ रही थी, जिसके कारण कंडक्टेंस कम हो रही थी। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोलाइट, जो कि हमने फिजिक्स में बात करी, फिजिक्स में क्या हो रहा था, टेम्परेचर बढ़ाने के कारण जैसे जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे थे तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा था, रेजिस्टेंस बढ़ रहा था, रेजिस्टेंस बढ़ रहा था। रेजिस्टेंस क्यों बढ़ रहा था? क्योंकि कोलिजन्स बढ़ रहे थे, क्योंकि आपस में कोलिजन्स बहुत ज्यादा फास्ट हो रहे थे उनमें, ठीक है? अगर कोलिजन्स बढ़ेंगे तो देखो फ्लो कब होता है, करंट कैरी कब होता है, जब फ्रीली इलेक्ट्रॉन मूव करे। अब अगर इलेक्ट्रॉन्स आपस में कोलाइड करने लग गए तो क्या वो मूव कर पाएंगे? नहीं, जिसके कारण क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो देखो कोलिजन्स बढ़े तो रेजिस्टेंस बढ़ा, जिसके कारण कंडक्टेंस क्या हुआ था, कम। ये कब हुआ था? ये हुआ था फिजिक्स के अंदर, या फिर मैं ऐसा बोल दूं ये हुआ था मेटालिक कंडक्टर के अंदर। लेकिन अगर हम बात करें केमिस्ट्री में हम कौन सा कंडक्टर पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के अंदर अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो यहां पे क्या प्रेजेंट है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री आयंस? तो हमें अच्छे से पता है इलेक्ट्रोलाइटिक के अंदर फ्री आयंस होते हैं। फिजिक्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, यहां पे फ्री आयंस है। तो फ्री आयंस है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या फ्री आयंस के अंदर कोलिजन नहीं बढ़ेंगे? बिल्कुल बढ़ेंगे। फ्री आयंस के अंदर भी कोलिजन बढ़ेंगे। अगर उनके अंदर कोलिजन बढ़ेंगे तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, वो आपस में टकराने लग जाएंगे। आपस में टकराने लग जाएंगे तो क्या वो रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ जाना चाहेंगे? एनायन को जहां जाना था क्या वो वहां जा पाएगा? कैटायन को जहां जाना था क्या वो वहां जा पाएगा? बिल्कुल नहीं जा पाएगा। तो मतलब मैं ये कह सकता हूं कि यहां पे भी रेजिस्टेंस बढ़ गई। अरे मैं ये तो कह सकता हूं कि यहां पे भी रेजिस्टेंस बढ़ गई होगी। अगर यहां पे भी रेजिस्टेंस बढ़ गई तो कंडक्टेंस कम हो गई, लेकिन उल्टा नहीं हो गया। आपने तो वहां पे बोला था सर कि वहां पे जब हमने स्टार्टिंग वाला वीडियो पढ़ा था वहां पे तो आपने कहा था कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे मेटालिक कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस बढ़ेगा, कंडक्टेंस कम होगा। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट के अंदर ऐसा नहीं होगा, वहां पे कंडक्टेंस बढ़ेगा। तो बढ़ क्यों नहीं रहा, कंडक्टेंस कम कैसे हुआ? तो देखो बिल्कुल सही बोला था, कंडक्टेंस बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? ये तो एक फैक्टर हुआ। क्या टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में बस सिर्फ यही हो रहा होगा, कुछ और काम नहीं हो रहा होगा? अभी जस्ट हमने पढ़ा हाइड्रेशन। देखो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे, मुझे बताओ ये जो तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, मतलब ये आयंस सॉल्यूशन के अंदर है। अगर आयंस सॉल्यूशन के अंदर है मतलब सॉल्वेशन हुआ होगा या हाइड्रेशन हुआ होगा। जैसे ही तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्वेंट की जो पकड़ है आयंस के साथ वो वीक भी तो होगी। अगर सॉल्वेंट की पकड़ जो है वो वीक होगी मतलब सॉल्वेंट जो है वो छोड़ देगा आयंस को, मतलब आयन फ्री हो जाएगा। और अगर आयन फ्री हो गया तो वो तेजी से भागेगा। अगर वो तेजी से भागेगा तो उसका फ्लो ज्यादा, मोबिलिटी ज्यादा, उसके कारण उसकी कंडक्टेंस बढ़ जाएगी। करेक्ट? ये एक फैक्टर। दूसरा फैक्टर क्या हो सकता है? दूसरा फैक्टर ये हो सकता है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, सपोज करो मीडियम विस्कस है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसकी विस्कोसिटी क्या हो जाएगी? उसकी विस्कोसिटी कम हो जाएगी। करेक्ट? अगर विस्कोसिटी कम हो गई तो फ्लो बढ़ जाएगा। अगर फ्लो बढ़ गया तो मोबिलिटी बढ़ जाएगी। मोबिलिटी बढ़ गई तो कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। दूसरा फैक्टर। एक और फैक्टर भी हो सकता है यहां पे, जैसे ही तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे आयंस के बीच जो भी इंटरेक्शन होगा, सपोज करो यह कैटायन है यह एनायन है, इनके बीच में तो कुछ इंटरेक्शन होगा।
जैसे ही तुमने टेम्परेचर बढ़ाया, इनके बीच का इंटरेक्शन वीक होता जाएगा। तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, वीक वीक, इंटरेक्शन ब्रेक हो जाएगा। जैसे इंटरेक्शन ब्रेक हुआ, एनायन अपनी तरफ से भागेगा, कैटायन अपनी जगह से भागेगा और बहुत तेज भागेगा। और जैसे ही भागेंगे फ्लो बढ़ जाएगा, फ्लो बढ़ेगा तो मोबिलिटी बढ़ेगी, मोबिलिटी बढ़ेगी तो कंडक्टेंस बढ़ेगी। तो देखो इसके अलावा और कितने फैक्टर काम कर रहे हैं। और अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मैंने क्या बोला कि इंटर आयनिक इंटरेक्शन क्या हो जाएगा, इंटर आयनिक इंटरेक्शन हो जाएगा कम, जिसके कारण कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा। करेक्ट। और क्या होगा, और अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो यहां पे सॉल्वेशन बोलूं या हाइड्रेशन बोलूं, सॉल्वेशन बोलूं या फिर हाइड्रेशन बोलूं, ये भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कम, जिसके कारण कंडक्टेंस बढ़ जाएगी। और क्या होगा, और अगर टेम्परेचर बढ़ाऊं, देखो इंटरआयनिक इंटरेक्शन, सॉल्वेशन, और क्या था, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, विस्कोसिटी हो जाएगी कम, जिसके कारण कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। समझ आ गई बात। तो देखो अगर ओवरऑल देखो नेट इफेक्ट जो होता है ना, वो कंडक्टेंस जो होता है यहां पे बढ़ती हुई दिखाई देती है। अगर फिर भी समझ नहीं आया ना, तो सिंपल सी ये बात समझो कि 3 तीर है ऊपर, 3 तीर कहां है, ऊपर, और 1 तीर है नीचे, मतलब नेट 2 तीर ऊपर, मतलब कंडक्टेंस ज्यादा। समझे कि नहीं समझे, बात समझ आई। टेम्परेचर का इफेक्ट समझ आया। टेम्परेचर का इफेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, ये इफेक्ट समझ आ जाना चाहिए। टेम्परेचर का इफेक्ट जो है काफी इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, ये इफेक्ट समझ आ जाना चाहिए। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है काइनेटिक एनर्जी या कोलिजन्स बोलूं मैं, कोलिजन्स बढ़ेंगे, है ना। कोलिजन्स क्यों बढ़े, क्योंकि यहां पे एनर्जी बढ़ती है। कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। वो यहां पे भी बढ़ेगी, वो यहां पे बोले तो फिजिक्स में भी बढ़ेगी और वो केमिस्ट्री में भी बढ़ेगी, बिल्कुल, वो तो दोनों जगह बढ़ेगी। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो दोनों जगह बढ़ेगी, क्या फिजिक्स क्या केमिस्ट्री, वो तो दोनों जगह बढ़नी है। अगर वो दोनों जगह बढ़ गई तो कोलिजन्स भी बढ़ेंगे, तो दोनों ही जगह बढ़ रहे हैं। तो कोलिजन बढ़ गए तो रेजिस्टेंस बढ़ गई, दोनों जगह बढ़ने, कंडक्टेंस कम होगी, बिल्कुल कम होगी। लेकिन कहां पे, कहां पे, मेटालिक कंडक्टर में, इलेक्ट्रोलाइट में नहीं। क्यों, क्योंकि इसके अलावा भी फैक्टर्स काम करते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने से इंटरआयनिक इंटरेक्शन कम हो गई, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्वेशन कम हो सकता है, टेम्परेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी कम हो सकती है, जिसके कारण फ्लो ज्यादा होगा। और नेट इफेक्ट जो दिखता है हमें, वो दिखता है कंडक्टेंस बढ़ते हुए ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। कहां पे, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में। बात समझ आ गई, क्लियर है। तो नेक्स्ट पे जा सकते हैं हम। नेक्स्ट ये है, नेक्स्ट है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कितने हो गए थे हमारे पास, कितने फैक्टर्स हो गए, 4 फैक्टर। फिफ्थ फैक्टर डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, ये क्या होता है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्या होता है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। देखो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी होती है कि वो उस सॉल्वेंट को कितना बेहतर तरीके से, किसी सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी है कि वो किसी भी सॉल्यूट को कितना बेहतर तरीके से तोड़ दे। क्या होता है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, देखो हम पढ़ते हैं ना डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हम पढ़ते हैं वाटर का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होता है। उससे मतलब क्या है, उससे फायदा क्या हुआ, वाटर का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई है, उससे यह फायदा हुआ कि वाटर जो है किसी भी सॉल्यूट को बाकी सॉल्वेंट के कंपैरिजन में आयंस के अंदर बेहतर तरीके से तोड़ सकता है। समझे, समझ आई बात। अगर बात समझ आई तो देखो, अब अगर सपोज करो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है, तो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी सॉल्वेंट का ज्यादा है, मतलब वो किसी भी सॉल्यूट को ज्यादा आयंस के अंदर ज्यादा तोड़ेगा। अगर आयंस के अंदर ज्यादा तोड़ेगा तो आयंस क्या होंगे, ज्यादा या कम, ऑब्वियसली आयंस ज्यादा। अगर आयंस आ गए ज्यादा, अभी अभी हमने देखा, अगर आयंस आ गए ज्यादा तो ऑब्वियस सी बात है कंडक्टेंस होगी ज्यादा। क्यों होगी ज्यादा, क्योंकि फ्लो भी होगा ज्यादा, मोबिलिटी भी होगा ज्यादा। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर है ज्यादा तो क्या होगा, उससे नंबर ऑफ आयंस आएंगे ज्यादा। नंबर ऑफ आयंस अगर होंगे ज्यादा तो देयरफॉर कंडक्टेंस भी होगी ज्यादा। इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इस बात में ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इस बात में ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है ये बात, ये बात क्लियर है। ओके ओके, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। डाइल्यूशन की बात करते हैं, डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट आएगा। और ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे जुड़ा हुआ अगला टॉपिक है कोलराश लॉ। अगर डाइल्यूशन का इफेक्ट समझ आया ना तो तुम कोलराश लॉ को एकदम समझ जाओगे। अगर ये इफेक्ट समझ नहीं आया तो कोलराश लॉ क्या है तुम्हें समझ ही नहीं आएगा। ठीक है, इसी से जुड़ा हुआ है कोलराश लॉ।
इसी से जुड़ा हुआ कोलराश लॉ। इसलिए डाइल्यूशन को बहुत अच्छे से हम समझेंगे, कोशिश करेंगे इसको बहुत अच्छे से समझने की। देखो डाइल्यूशन क्या होता है, अगर डाइल्यूशन करें, डाइल्यूशन तुम्हें पता है एडिशन ऑफ मोर सॉल्वेंट है ना, एडिशन ऑफ मोर सॉल्वेंट इज डाइल्यूशन। अगर डाइल्यूशन करूं तो डाइल्यूशन करने से क्या कंडक्टेंस बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो आंसर है डाइल्यूशन करने से कंडक्टेंस बढ़ेगी। तो तुम्हारा क्वेश्चन होगा सर कहां पे बढ़ेगी कंडक्टेंस? आप तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर पढ़ा रहे हो, और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर भी दो टाइप के, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो कंडक्टेंस कहां पे बढ़ेगी, स्ट्रॉन्ग में या वीक में? तो मैं कहूंगा कि स्ट्रॉन्ग में भी बढ़ेगी और वीक में भी बढ़ेगी। मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट है वो दो टाइप के हैं, और ये भी हम पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोलाइट जो है दो टाइप के हैं, एक है हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा है हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होता है? जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% बोले तो अल्फा इक्वल्स टू 1। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है जैसे ही इसको किसी सॉल्वेंट में डालोगे ये पूरा तरह आयंस में टूट जाएगा, पूरी तरीके से आयंस में टूट जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है। और मैंने तुम्हें बोला था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, जो नाम के स्ट्रॉन्ग होते हैं, जैसे ही सॉल्वेंट में डालें तो पूरे के पूरे आयंस में बिखर जाए। मतलब यहां पे 100% जनरेशन ऑफ आयंस होगा, जितना भी है सारा का सारा आयंस में टूटेगा। और वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं? जिनका अल्फा मच 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 लेस देन 1 होता है, बोले तो इतना कम कि बहुत थोड़ा सा टूटता है, ना के बराबर टूटता है, ना के बराबर डिसोसिएट होता है, मतलब आयंस हैं कम। ठीक है, यहां पे आयंस हैं ज्यादा और यहां पे आयंस हैं कम। अब डाइल्यूशन कर रहे हैं तो सबसे पहले हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे चेक करते हैं, उसके बाद वीक पे चेक कर रहे हैं। ठीक है, सपोज करो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, सपोज करो कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है हमारे पास, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और इसको हमने रखा हुआ है 1 लीटर वाटर के अंदर। 1 लीटर वाटर के अंदर तो ये आयंस में टूट चुका होगा, ये कंप्लीटली आयंस में टूट चुका होगा जैसे ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को 1 लीटर वाटर में रखा। और जैसे ही ये आयंस के अंदर टूटेगा तो मतलब यहां पे जितने भी हैं सारे के सारे आयंस आ चुके होंगे। तो आयंस आएंगे तो कंप्लीटली पूरी तरीके से आयंस आ चुके होंगे। लेकिन हमें चेक करना है इफेक्ट किसका, डाइल्यूशन का। अब हमने डाइल्यूशन नहीं करी, अब मैंने क्या करा, इसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो कि प्रेजेंट था 1 लीटर के अंदर, 1 लीटर वाटर के अंदर, इसके अंदर 1 लीटर और ऐड कर दिया, 1 लीटर वाटर और ऐड कर दिया। अब फाइनल वाटर कितना हो गया यहां पे, फाइनल जो अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वो हो गया 2 लीटर, है ना। तो पहले 1 लीटर के अंदर कितने आयंस थे, पूरा का पूरा डिसोसिएट हो चुका था। अब और पानी डालने से क्या ये और डिसोसिएट हुआ? नहीं। क्या आयंस और आए? नहीं आए, आयंस तो और नहीं आए, लेकिन कंडक्टेंस बड़ी होगी। कैसे? देखो, जैसे ही पहले पानी डाला, पहले ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन था, इसके अंदर आयंस थे, काफी सारे आयंस थे, काफी सारे आयंस थे। जैसे ही और पानी डाला, आयंस तो उतने ही रह गए, लेकिन आयंस के बीच डिस्टेंस बढ़ गया। आयंस के बीच क्या बढ़ गया? आयंस तो वहीं रहे ना, आयंस ना ही वहां से बाहर निकाले, ना ही आयंस और ऐड हुए, आयंस तो वहीं के वहीं रहे, लेकिन आयंस के बीच गैप बढ़ गया क्योंकि अब तुमने वॉल्यूम बढ़ा दिया। और अगर गैप बढ़ गया तो गैप बढ़ने के कारण इंटर आयनिक इंटरेक्शन क्या हो गए? वीक हो गए। बिल्कुल सही। अगर इंटर आयनिक इंटरेक्शन हुए कम, अगर इंटर आयनिक इंटरेक्शन हुए कम, मतलब कैटायन और एनायन के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कम, मतलब वो इजीली मूव कर सकते हैं, मतलब उनका फ्लो ज्यादा। अगर उनका फ्लो ज्यादा तो मोबिलिटी ज्यादा, मोबिलिटी ज्यादा तो कंडक्टेंस भी क्या हो गया? ज्यादा। बिल्कुल सही। तो मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जैसे तुम डाइल्यूशन करोगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में, जैसे जैसे तुम डाइल्यूशन करते जाओगे उससे होगा क्या? इंटर आयनिक इंटरेक्शन हो जाएंगे कम। अगर इंटर आयनिक इंटरेक्शन हो गए कम तो उसके कारण क्या होगा? उसके कारण क्या होगा? फ्लो बढ़ जाएगा, और अगर फ्लो बढ़ गया तो मोबिलिटी बढ़ जाएगी, और अगर मोबिलिटी भी बढ़ गई तो हम कह सकते हैं कि कंडक्टेंस भी बढ़ जाएगा। देयरफॉर कंडक्टेंस इंक्रीजेस, देयरफॉर कंडक्टेंस इंक्रीजेस। क्लियर है? क्लियर है? तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। वीक में क्या दिक्कत है? वीक तो और क्लियर होगा। कैसे? देखो जरा। अब सपोज करो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये भी प्रेजेंट है 1 लीटर वाटर के अंदर। तो ये थोड़ा सा टूटा होगा, थोड़ा सा आयंस के अंदर टूटा होगा। अब तुमने क्या करना है? इसमें डाइल्यूशन करना है। क्या करना है? डाइल्यूशन करना है। कैसे डाइल्यूशन करना है? 1 लीटर वाटर और डाल दो। तो तुम्हें पता है ओसवाल्ड लॉ, पता है ना ओसवाल्ड लॉ? ओसवाल्ड ने एक लॉ दिया था। क्या लॉ दिया था उसने? उसने कहा था अगर तुम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को डाइल्यूट करते हो
तो जैसे जैसे तुम उसको डाइल्यूट करते जाओगे वैसे वैसे उनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे तुम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को डाइल्यूट करते जाओगे वैसे वैसे उनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ती जाएगी। सिंपल बात, ठीक है। और ओसवाल्ड ने एक फार्मूला भी दिया था, अल्फा इज अंडर रूट के ए बाई सी, के बाई सी ऐसे लिखते हैं, है ना। सी बोले तो कंसंट्रेशन। अगर मुझे एक बात बताओ, जैसे जैसे डाइल्यूट करोगे तो कंसंट्रेशन घटेगी, और अल्फा और कंसंट्रेशन में इनवर्स रिलेशन, तो अल्फा बढ़ेगा, कंसंट्रेशन घटेगी, अल्फा बढ़ेगा। अल्फा बोले तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोले तो नंबर ऑफ आयंस, और अगर नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली बात है नंबर ऑफ आयंस जो था प्राइम फैक्टर था, और अगर नंबर ऑफ आयंस बढ़ गए तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूं कि क्या होगा, क्या होगा, कंडक्टेंस भी बढ़ेगी। तो देखो जैसे ही तुमने इसके अंदर 1 लीटर वाटर ऐड किया तो वीक इलेक्ट्रोलाइट पहले थोड़ा सा टूटा था, थोड़े से आयंस थे, अब आयंस और आ जाएंगे। तुमने और डाइल्यूशन किया तो आयंस और आते रहेंगे, है ना, आयंस और आते रहेंगे। और साथ ही साथ एक तो आयंस आ रहे हैं, ऊपर से तुम डाइल्यूशन कर रहे हो, डाइल्यूशन के कारण उनके बीच डिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। अगर डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो इंटर आयनिक इंटरेक्शन भी कम होता जाएगा, मतलब वे भी एक फेवरेबल कंडीशन है। दो फेवरेबल कंडीशन है, एक तो नंबर ऑफ आयंस जो कि प्राइम फैक्टर है, नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ रहे हैं जिसके कारण कंडक्टेंस बहुत तेजी से भागेगी, और डिस्टेंस भी बीच में बढ़ रहा है और तेजी से भागेगी, मतलब एकदम ड्रास्टिक चेंज नजर आएगा। देखो स्ट्रॉन्ग में इतना ड्रास्टिक चेंज नजर नहीं आ रहा था, यहां पे बस क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ी और कुछ नहीं हुआ। लेकिन यहां पे नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं, तो अगर ऐसे चल रही थी ना कंडक्टेंस बिल्कुल ऐसे, अब ऐसे जंप करेगी, एकदम एकदम कंडक्टेंस बढ़ेगी, एकदम बढ़ेगी। क्यों? आयंस भी बढ़ रहे हैं और आयंस के बीच डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट में होगा डाइल्यूशन, डाइल्यूशन के कारण क्या होगा, डाइल्यूशन के कारण अल्फा बढ़ेगा, मतलब नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, और क्या होगा, और इंटर आयनिक इंटरएक्शन जो होगा वो कम होगी, और इन दोनों के कारण ड्रास्टिक चेंज नजर आएगी। और वो ड्रास्टिक चेंज क्या होगी कि कंडक्टेंस बहुत तेजी से भागेगी। तो हमने ये देखा कि चाहे वीक हो या स्ट्रांग हो, दोनों में, चाहे वीक हो या स्ट्रांग हो, दोनों के अंदर डाइल्यूशन करने पे कंडक्टेंस बढ़ेगी। ओके, क्लियर है बात, क्लियर है बात। कंडक्टिविटी की बात कर लेते हैं, थोड़ी सी कंडक्टिविटी की बात कर लेते हैं। क्या डाइल्यूशन करने पे कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट आएगा? कंडक्टिविटी बोले तो कापा, और कापा कैसे डिफाइन किया था पता है ना, पता है ना कापा कैसे डिफाइन किया था? कापा मैंने बोला था जब मैं 1 ml सॉल्यूशन की बात करूं, 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन की बात करूं, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन के कारण जो भी कंडक्टेंस आएगा उसको मैंने कापा बोला था, यानी कि स्पेसिफिक कंडीशन पे बात करी थी। तो अगर मैं यहां पे कापा की बात करूं, तो कापा की बात कब कर सकता हूं मैं? जब मेरे पास क्या होगा, 1 ml, करेक्ट। तो देखो सपोज करो, देखो हम बात करते हैं कापा पे क्या इफेक्ट आएगा। कापा भी हम चेक करेंगे दोनों जगह, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे भी और वीक इलेक्ट्रोलाइट पे भी। अब सपोज करो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तुम्हारे पास, क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक सॉल्यूशन बनाया तुमने, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन बनाया, ये एक बॉटल बनाई, इसके अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन बनाया, ठीक है। और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सपोज करो 1 लीटर वाटर के अंदर है, 1 लीटर वाटर के अंदर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो पूरा का पूरा टूट जाएगा, पूरा का पूरा टूटेगा तो नंबर ऑफ आयंस जनरेट होंगे, ठीक है। अब नंबर ऑफ आयंस जनरेट होंगे तो मैं यहां से क्या करूं, मुझे कंडक्टिविटी चेक करनी है, तो इससे छोटा सा 1 ml सॉल्यूशन निकाल लूं, 1 ml सॉल्यूशन, इतना सा सॉल्यूशन निकाल लिया, 1 ml सॉल्यूशन निकाल दिया, तो 1 ml सॉल्यूशन के अंदर भी कुछ आयंस आएंगे, इसके कारण जो कंडक्टेंस आएगी उसको मैं कापा बोलूंगा, अरे इसके कारण जो कंडक्टेंस आएगी उसी को मैं कापा बोलूंगा। कुछ तो कंडक्टेंस आई होगी, हमें नहीं पता, कुछ कंडक्टेंस आई होगी, लेकिन अब मुझे क्या करना है, इसका डाइल्यूशन करके चेक करना है। तो सपोज अब मुझे डाइल्यूशन करना है, तो मैंने क्या करा, ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बना था, ये वाला इलेक्ट्रोलाइटिक जो सॉल्यूशन बना था, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन था स्ट्रॉन्ग का था, और वाटर कितना था या सॉल्वेंट कितना था, 1 लीटर। अब मैंने 1 लीटर और सॉल्वेंट ऐड कर दिया, तो अब सॉल्वेंट कितना हो गया, सॉल्वेंट हो गया 2 लीटर वाटर, सही है। सॉल्वेंट कितना हो गया, 2 लीटर वाटर। देखो नंबर ऑफ आयंस तो यहीं पूरे के पूरे टूट चुके थे, तो नंबर ऑफ आयंस तो कहीं नहीं गए, लेकिन इनके बीच गैप बढ़ गया। नंबर ऑफ आयंस उतना नहीं है, लेकिन इनके बीच क्या बढ़ गया, गैप बढ़ गया, इंटरआयनिक इंटरेक्शन कम हुआ। अगर गैप बढ़ा, अब मुझे कंडक्टिविटी चेक करनी है, तो मैं यहां से भी क्या करूं, थोड़ा सा 1 ml सॉल्यूशन ले लूं, है ना, यहां से भी 1 ml सॉल्यूशन ले लूं। तो देखो यहां पे जो 1 ml सॉल्यूशन लिया था, इसके अंदर भी नंबर ऑफ आयंस थे, यहां पे भी नंबर ऑफ आयंस थे, करेक्ट। अरे यहां पे भी नंबर ऑफ आयंस थे कि नहीं थे, यहां पे भी नंबर ऑफ आयंस थे, नंबर ऑफ आयंस। अब
और यहां पे भी नंबर ऑफ आयंस होंगे, नंबर ऑफ आयंस, लेकिन एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? यहां पे नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे और यहां पे नंबर ऑफ आयंस कम होंगे। आप बोलोगे आपको कैसे पता? आप कैसे कह सकते हो यहां पे नंबर ऑफ आयंस इसमें ज्यादा आएंगे और इसमें कम? बिल्कुल सही कह सकता हूं। कैसे कह सकता हूं? सुनना ध्यान से। देखो यहां पे ये पूरा का पूरा टूट चुका था और ये 1 लीटर वाटर के अंदर था, मतलब आयंस पास पास थे। आयंस क्या थे? पास पास थे। आयंस थे पास पास। लेकिन जैसे ही तुमने इसको डाइल्यूट किया, यहां से यहां गया, तो तुमने क्या करा? डाइल्यूशन करा। और जैसे ही तुमने इसको डाइल्यूशन करा, डाइल्यूशन करने पे तुमने सॉल्वेंट बढ़ा दिया। जैसे सॉल्वेंट बढ़े, अब आयंस के बीच डिस्टेंस बढ़ गया, दूर दूर हो गया आयंस, दूर दूर हो गया आयंस। अब तुम्हें इसी सॉल्यूशन में से 1 ml का थोड़ा सा 1 ml सॉल्यूशन लिया तुमने। अब 1 ml सॉल्यूशन लिया तो आयंस पहले ही दूर दूर थे। जैसे तुमने 1 ml सॉल्यूशन लिया, थोड़े से आयंस आ गए। देखो 1 ml सॉल्यूशन के अंदर थोड़े से आयंस आ गए। तो अगर आयंस हुए कम, तो 1 ml सॉल्यूशन के कारण जो कंडक्टेंस आएगी उसको क्या बोलेंगे? कापा। तो देखो यहां पे कापा और डाइल्यूशन के बाद कापा, यहां पे नंबर ऑफ आयंस थे अच्छे खासे, यहां पे आयंस हो गए कम। तो अगर आयंस हो गए कम तो कापा भी क्या हो गया? डिक्रीज। और कापा को क्या बोलते हैं अपन? कापा को ही क्या बोलते हैं अपन? कापा को अपन बोलते हैं कंडक्टिविटी। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में डाइल्यूशन करने पे कापा यानी कि कंडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज होगी। लेकिन देखो कंडक्टेंस, यहां पे भी कंडक्टेंस थी, यहां पे भी कंडक्टेंस थी। कंडक्टेंस तो इंक्रीज हुई। कैसे इंक्रीज हुई? यहां पे नंबर ऑफ आयंस पास पास थे, लेकिन अब आयंस में गैप बढ़ गया, गैप बढ़ गया तो कंडक्टेंस बढ़ गई, लेकिन कंडक्टिविटी घट गई। ठीक है, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये, बहुत बढ़िया। आई होप ये समझ आया होगा, आई होप ये समझ आया होगा। बहुत ही तगड़ा कॉन्सेप्ट है ये, कॉन्सेप्ट समझ आ जाना चाहिए। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? ओके। अब वीक के केस में क्या होगा? चलो स्ट्रॉन्ग तो समझ आ गया, वीक के केस में क्या होगा? तो वीक भी समझ लेते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट भी समझ लेते हैं। सपोज करो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है तुम्हारे पास, कोई सा भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, एक बॉटल है, इस बॉटल के अंदर तुम्हारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इस बॉटल के अंदर तुम्हारे पास क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट है और ये प्रेजेंट है सपोज करो 1 लीटर वाटर में। 1 लीटर नहीं, अब थोड़ा सा लेते हैं, थोड़ा सा ले लेते हैं, समझने में इजी हो जाएगा। सपोज करो ये 100 ml में है, 100 ml के अंदर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है और हमें पता है वीक इलेक्ट्रोलाइट ज्यादातर नहीं टूटता है ना, बहुत थोड़ा सा टूटता है। सपोज करो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है और इसने आयंस जनरेट किए हैं, यहां पे कुछ तो आयंस जनरेट करेगा। सपोज करो 100 ml के अंदर इसने जो आयंस जनरेट किए वो किए 50 लाख। कितने किए? 50 लाख। 1 10 100,000 10,000 लाख 5 लाख 50 लाख। ठीक है, गिनना पड़ता है ना, गिनना पड़ता है क्योंकि एक साथ नहीं देखे। 1 2 3 4 5 6 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख। ओके ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। 50 लाख मान लो, 50 लाख है। ये 50 लाख आयंस कब है, कहां पे है? 100 ml सॉल्यूशन के अंदर। लेकिन मुझे क्या चेक करनी है? मुझे चेक करनी है कंडक्टिविटी, जिसको बोलते हैं कापा। क्या चेक करना है? कापा चेक करना है। तो कापा कब मैं चेक करूंगा? जब मैं यहां से 1 ml सॉल्यूशन निकालूंगा। तो मुझे बताओ अगर 100 ml के अंदर है 50 लाख, तो 1 ml के अंदर कितने आएंगे? 50,000। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, एकदम करेक्ट। 100 के अंदर है 50 लाख, तो 1 ml के अंदर हो गए 50,000। बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब इसको डाइल्यूट कर देते हैं। ये तो क्या नॉर्मल कंडीशन, डाइल्यूट करके चेक करते हैं, डाइल्यूशन करते हैं और इसमें 100 ml और पानी डाल देते हैं। तो जैसे इसके अंदर 100 ml और पानी डाला, तो अब पानी कितना हो गया? अब पानी कितना हो गया? 200 ml। तो पहले आयंस कितने थे? अब पानी हो गया 200 ml। देखो पानी डबल हो गया ना ऑलमोस्ट। 100 ml के अंदर आ रहे थे कितने? 50 लाख। तो 200 ml के अंदर नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे। करेक्ट, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, डाइल्यूशन करने पे, ओस्टवाल्ड ने बोला था डाइल्यूशन करने पे नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे। बिल्कुल सही बोला था। तो देखो अगर तुमने 100 ml से सीधा 200 ml पहुंच गए, तो 50 लाख से सीधा कहां पहुंच जाओगे? नहीं, 1 करोड़ नहीं, 1 करोड़ नहीं। क्यों नहीं 1 करोड़? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट थोड़ी है। अरे बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट है, बढ़ेंगे आयंस, डाइल्यूशन करने पे आयंस बढ़ेंगे, लेकिन कितने? थोड़े से, बहुत थोड़े से, डबल नहीं होगा। डाइल्यूशन डबल हुआ, आयंस डबल नहीं होंगे, आयंस थोड़े से बढ़ेंगे। कितने बढ़ गए? 60 लाख हो जाएंगे, बस, डबल नहीं होंगे। ठीक है, 60 लाख होंगे। तो 100 ml में थे 50 लाख, 200 ml में कितने हो गए? 60 लाख। लेकिन मुझे कंडक्टिविटी चेक करनी है। कंडक्टिविटी कब चेक करूंगा? जब मैं इससे 1 ml सॉल्यूशन निकालूंगा।
तो मुझे बताओ अब 1 ml में आयंस कितने आएंगे? जब 200 ml में 60 लाख, तो 1 ml में कितने हो जाएंगे? 30,000। बिल्कुल सही, 1 ml में हो जाएंगे 30,000। तो देखो यहां पे बिफोर डाइल्यूशन 1 ml में कितने थे? 50,000। आफ्टर डाइल्यूशन 1 ml में नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए? 30,000। तो मुझे बताओ नंबर ऑफ आयंस यहां से यहां आते समय घटे के बढ़े? घटे। तो देखो अगर नंबर ऑफ आयंस घटे तो कापा भी घटा, मतलब कंडक्टिविटी भी घटी। लेकिन हां कंडक्टेंस को अगर तुम देखोगे ध्यान से, कंडक्टेंस बिल्कुल बढ़ी है। देखो 100 ml में थे 50 लाख, और 200 ml में डाइल्यूशन करने पे देखो कंडक्टेंस बढ़ गई। कंडक्टेंस बढ़ गई लेकिन कंडक्टिविटी घट गई। बात समझ आई? बात समझ आई? तो बात देखो ऐसे समझो कि जैसे जैसे हमने डाइल्यूशन करेंगे, डाइल्यूशन करने पे कंडक्टेंस तो बढ़ेगी दोनों के लिए। किसके लिए? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी कंडक्टेंस तो बढ़ेगी, लेकिन कंडक्टिविटी जो है कापा वो घटेगी। किसके लिए? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी। बस यही कंक्लूजन था, यही कंक्लूजन मैंने यहां से समझाने की कोशिश की थी, यही कंक्लूजन मैंने यहां से समझाने की कोशिश करी थी। क्लियर है? क्लियर है? क्या समझाया मैंने? अगर 100 ml में आयंस है 50 लाख, तो इसका 1 ml सोल्यूशन ले लो। 1 ml में कितने आई? 50,000। अब इसको डाइल्यूट कर दो। तुमने क्या करा? वॉल्यूम डबल कर दिया। 100 ml था, अब 200 ml कर दिया। तो वॉल्यूम डबल करने से आयंस तो बढ़ेंगे लेकिन एकदम डबल नहीं होंगे, थोड़े से बढ़ेंगे। 50 लाख से कितने हो गए? 60 लाख। अगर 60 लाख हो गए तो इससे भी 1 ml सोल्यूशन निकालो। तो 1 ml में जो आयंस आएंगे कितने आएंगे? अगर 200 ml में 60 लाख तो 1 ml में 30,000। देखो 50,000 से घट के हुई 30,000, मतलब कापा जो है वो गिरा, मतलब कंडक्टिविटी जो है वो कम हुई, लेकिन कंडक्टेंस बढ़ी। क्लियर है? ओके, ठीक है ना? अब एक और फैक्टर पढ़ लेते हैं, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इन पे डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट होगा? तो देखो इसका एक फॉर्मूला हमें पता है। क्या फॉर्मूला हमें पता है? कि मोलर कंडक्टिविटी ले लो या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ये बराबर होता है कापा इंटू वी। होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। जिसको नहीं पता वो जाके मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का वीडियो देख लेना, ये फॉर्मूला था वहां पे, कापा इंटू वी। अब अगर मैं तुमसे बोलूं डाइल्यूशन करने पे वॉल्यूम क्या होता है? डाइल्यूशन करने पे वॉल्यूम बढ़ता है, लेकिन कंडक्टिविटी अभी हमने चेक करी, कंडक्टिविटी घटती है। किसके लिए? स्ट्रॉन्ग के लिए कि वीक के लिए? तो आंसर है दोनों के लिए घटेगी, स्ट्रॉन्ग के लिए भी और वीक के लिए भी। और अभी हम प्रूफ कर चुके हैं। तो मोलर कंडक्टिविटी या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, दोनों का फॉर्मूला कापा इंटू वी होता है। तो कापा तो घटेगा डाइल्यूशन करने पे, ऑन डाइल्यूशन, ऑन डाइल्यूशन, ऑन डाइल्यूशन कापा घटेगा, लेकिन वॉल्यूम जो है ना वो बढ़ता है। अरे तुमने डाइल्यूशन किया तो वॉल्यूम बढ़ता है, लेकिन कापा क्या होगा? घटेगा। देखो वॉल्यूम बढ़ रहा है, कापा घट रहा है। एक फैक्टर कंडक्टेंस को ऊपर लेके जा रहा है, एक नीचे, तो नेट इफेक्ट क्या दिखेगा? तो देखो बहुत आसान सी चीज है। क्या दिखेगा? देखो कापा घटता है लेकिन बहुत कम घटता है, ठीक है? और वॉल्यूम जो है ना, वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। वॉल्यूम जो होता है ना ये बहुत ज्यादा बढ़ता है, ये कम घटता है। तो वॉल्यूम जो होता है ना ये नेट इफेक्ट होता है। तो ज्यादा वॉल्यूम बढ़ेगा जिसके कारण मोलर कंडक्टिविटी भी क्या होगी? बढ़ेगी। देखो यहां पे दो है, एक कापा है, कापा इसको नीचे लेके जा रहा है और वॉल्यूम इसको ऊपर लेके जा रहा है। और जो नेट इफेक्ट देखा जाता है वो कापा का बहुत नेग्लिजिबल होता है कंपेयर टू वॉल्यूम। वॉल्यूम काफी ज्यादा बढ़ता है जिसके कारण मोलर कंडक्टिविटी भी बढ़ जाती है डाइल्यूशन करने पे, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी बढ़ जाती है डाइल्यूशन करने पे। तो आज की क्लास में हमने फैक्टर्स इफेक्टिंग डाइल्यूशन सीखा। तो डाइल्यूशन करने पे कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट होंगे, कैसे कैसे कंडक्टेंस इफेक्ट होगी, कब कंडक्टेंस बढ़ेगी और कब कंडक्टेंस घटेगी, और इसमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था डाइल्यूशन। डाइल्यूशन करने पे कंडक्टेंस बढ़ेगी, कब बढ़ेगी? स्ट्रॉन्ग में भी बढ़ेगी और वीक में भी बढ़ेगी, लेकिन डाइल्यूशन करने पे कंडक्टिविटी घटेगी। कहां पे? स्ट्रॉन्ग में भी और वीक में भी। ठीक है? तो आई होप कि ये वीडियो तुम्हें समझ आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। और अगर समझ आया, अच्छा लगा है, तो तुम्हें पता है करना क्या है, क्या करना है? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो करना ही करना है। बाकी इसके आगे का जो नेक्स्ट वीडियो होगा बहुत जल्दी तुम्हारे लिए लेके आ रहा हूं। थैंक यू।